एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। आज की क्लास में हम खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। किसकी कौन कौन सी नीतियां थी तथा इसके समय विजय अभियान और इसका प्रारंभिक जीवन कैसे यह दिल्ली सल्तनत में एक नए राजवंश की स्थापना करता है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की पृष्ठभूमि और इसमें कौन कौन से शासक हैं उसके बारे में हमने एक विस्तृत चर्चा की थी। आज उनके शासकों के क्रम में जो पहला हमारा शासक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास आपके विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पहले हम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अगर इसके शासन काल की बात करें तो 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक यह दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है और यह 70 वर्ष की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यानी यह दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान है जो शासन किया था। दूसरा, इसकी उपाधि तो शाइस्ता खां, जो बलबन के उत्तराधिकारी कैकूबाद था, इसने इससे शाइस्ता खां की उपाधि तथा शाही अंगरक्षक के पद पर नियुक्त किया था। इसका भतीजा या दामाद अली गुरशास्प यानी अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी अभियान पर जाता है तो उसके बाद वह दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है। तो इसके भतीजे का नाम भी हमें यहाँ पर याद रखना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बड़े भाई का बेटा था तथा कम उम्र में ही इसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इसका लालन पालन जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने ही किया था और इसकी योग्यता तथा उदारता के कारण इसे अपना दामाद भी बना लिया था। अगर हम बात करें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में तो दोस्तों बलबन के समय में यह एक सेना नायक के पद पर नियुक्त था तथा कई अवसरों पर सफल मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया था। इसका राजनीतिक उत्कर्ष बलबन की मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी कैकूबाद था उसके समय हमें देखने को मिलता है। कैकूबाद ने इसे समाना का सूबेदार तथा सर-ए-जहांदार या शाही अंगरक्षक का पद नियुक्त किया था और शाइस्ता खां की उपाधि भी दिया था। दोस्तों, जब यह समाना का राज्यपाल या सूबेदार नियुक्त था उस समय कैकूबाद की अयोग्यता या बीमारी के कारण दिल्ली के दरबार में गुटबंदियां तथा विद्रोह पनपने लगे थे, जिसके कारण कैकूबाद फिरोज शाह खिलजी को दिल्ली पर बुलाता है और इसे शाही अंगरक्षक नियुक्त कर देता है। क्योंकि जो जलालुद्दीन खिलजी था वह कैकूबाद का विश्वास पात्र और योग्य सेनापति था तथा वह दरबार की स्थितियों को भली भांति जानता था। यह दरबार में आता है और अपने विद्रोहियों को समाप्त करता है और जैसे ही मौका पाता है तो वह 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर देता है और उसी के कफन यानी कपड़े में लपेटकर उसे यमुना नदी में फेंकवा देता है और स्वयं दिल्ली के शासक बन जाता है। दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कैकूबाद द्वारा निर्मित अपूर्ण किला किलोखरी में अपना राज्याभिषेक करवाता है और किलोखरी को ही अपनी राजधानी बनाकर शासन शुरू करता है। अगर बात करें कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई हैं तो पहली, बलबन की रक्त और लौह की नीति को त्याग कर इसने उदार नीति का पालन किया था और इसी उदार नीति के चलते मलिक झज्जू जो कड़ा मानिकपुर का इक्तेदार था उसके विद्रोह को माफ कर देता है और यह कहता है कि जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया जाए। नहीं दोस्तों, सल्तनत काल का मात्र एक यही सुल्तान था जिसने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया था। अगला बात करें तो गुलाम वंश की जातीय तानाशाही को त्याग कर योग्यता को स्थान देता है। नहीं दोस्तों, जो गुलाम वंश के शासक थे वह अपने आप को उच्च कुलीन तुर्क बताते थे तथा यह जो खिलजी थे इन्हें निम्न कुल का बताया जाता था या सर्वहारा वर्ग का। इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चाएं की थी। तो यह योग्यता को स्थान देता है और अपने प्रशासन में
भारतीय तथा मुसलमानों को तथा मंगोलों को योग्यता के आधार पर कई उच्च पदों पर भी नियुक्त करता है। और इसी के समय में लगभग 2000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं और दिल्ली के निकट मंगोलपुरी नामक स्थान पर बस जाते हैं। अगर इसके समय हम आक्रमणों की बात करें तो पहला 1292 ईस्वी में मंगोल नेता अब्दुल्ला ने आक्रमण किया था और दूसरा मंगोल नेता हलाकू का पौत्र उलुग खान ने भी इसके समय में आक्रमण किया था, जिनका सफलतापूर्वक यह सामना करता है। अगर बात करें तो दोस्तों जहां पर यह उदार नीति का पालन करता है वहीं हमें इसकी कुछ सहिष्णु नीति की या कट्टर नीति भी देखने को मिलती है। जैसे ईरानी फकीर सीदी मौला थे, इन्होंने सुल्तान के बारे में कुछ अशब्द बोल दिया था, जिसके कारण जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी अपने हाथी के पैलों के नीचे इन्हें कुचलवा दिया था, जिससे अपनी सहिष्णु की नीति का यहाँ हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसके विजय अभियान की बात करें तो 1290 ईस्वी में रणथंभौर अभियान पर जाता है और इसी समय जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कहता है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मैं अपने मुसलमान भाइयों का रक्त बहाना नहीं चाहता हूं। दूसरा देवगिरी का अभियान, जिसके शासक रामचंद्र देव थे, यह अभियान जुलाई 1296 ईस्वी में इसके भतीजे अली गुरसास्प ने किया था। दोस्तों 1296 ईस्वी में अली गुरसास्प देवगिरी अभियान पर जाता है और यह वहां से धन को लूटकर कड़ा मानिकपुर, जहां का इक्तेदार था, यानी दोस्तों आपका इलाहाबाद प्रतापगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र, यह कड़ा मानिकपुर समय था, तो वह वहां से लूट करके आता है और कड़ा मानिकपुर में रुक जाता है। जबकि उस समय यह था कि जो भी सेनापति कहीं अभियान करेगा और जो वहां से लूट का माल होगा वह डायरेक्ट सुल्तान के पास जाकर के सौंप देगा। किंतु दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के मन में यह था कि मैं दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाऊं, तो वह अभियान से आता है और कड़ा मानिकपुर में रुक जाता है। जब यही लूट के माल को लेने के लिए सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी आता है तो वह गले मिलने के बहाने उसकी हत्या कर देता है और जो उसके विश्वास पात्र सेनापति थे उनकी भी हत्या कर देता है और दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास कैसी लगी यह आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगला हमारा टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।